Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge is Power. So in the video lecture of today, I am going to explain you certain difficult questions which are related to the chapter number 2, that is the linear equations in one variable. And this chapter is of class 8th. I am making this video on demand by my students, and I hope that at the end of this video you will find the solutions to your queries. So let us start with some difficult questions. So in this question, देखिए इस चैप्टर का जो नेम है, पहले इसके नेम पे जाते हैं. The chapter name is linear equations in one variable, right? So what is the basic meaning of this whole line, linear equations in one variable? इसमें जो एक एक वर्ड है उसका मतलब है, right? तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं. पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. So for linear equations, we should know that what are algebraic expressions, right? What are algebraic expressions? So algebraic expression कुछ नहीं है. We know that there are 10 numerals, right? We know there are 10 numerals. 10 numerals हमारे पास क्या क्या हैं? 0, 1, 2 से लेके 9 तक. I mean to say the single digit numbers, right? Single digit numbers. And we also know that we have got alphabets. We have got alphabets which are 26 in numbers, like A B C D से लेके Z तक. अब हम क्या करते हैं, ये मान लिया मैं कोई एक नंबर लेता हूँ. सपोज आई टेक अ सिंगल डिजिट 2 ले लिया मैंने, और अब मैं बोलता हूँ कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दिस 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसे है वो देखते हैं. देखो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 into 1. क्या लिख सकता हूँ? 2 into 1. या फिर मैं लिख सकता हूँ उसे 2 divided by 1, क्योंकि in both these cases 2 into 1 and 2 divided by 1 में जो मेरी वैल्यू है वो 2 ही रहती है. I mean to say this कि जो 2 है मैं उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. ओके, अब जब मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 2 को 2 into 1 की फॉर्म में, तो मैंने एक अलजेब्राइक ऑपरेटर लगा दिया विच इज इनटू, और दूसरे केस में मैंने एक अलजेब्राइक ऑपरेटर लगा दिया दैट इज डिवाइड, राइट? तो मैं 2 को रिप्रेजेंट कर पाया 2 into 1 की फॉर्म में, और जिसमें एक अलजेब्राइक ऑपरेटर भी है. तो जब भी मैं किसी नंबर को, चाहे वो सिंगल नंबर हो जैसे 2 है, जब भी मैं किसी नंबर को, जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट 2 था, उसको मैं 2 into 1 या फिर 2 divided by 1 है ना, उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो मैं 2 को बोलूँगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. क्या बोलूँगा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. सो बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एनी नंबर और मे बी अ कम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट, that too combined with the help of an algebraic operator. algebraic operators हमारे पास क्या क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जब किसी सिंगल डिजिट नंबर को, जब किसी अल्फाबेट को, जब हम विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर ज्वाइन कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक, लास्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 4 plus x. Now 4 is a digit here and x is an alphabet here, but both are combined with the help of operator plus. तो मैं ये जो combination है इसको क्या बोलूँगा? It is an algebraic expression, right?
इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से आ जाते हैं कि व्हाट इज एन अलजेब्राइक इक्वेशन। देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, 4 + x मेरे को पता चल गया कि ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट 4 था, यहाँ पर एक सिंगल अल्फ़ाबेट था, दोनों के बीच में एक मैंने अलजेब्राइक ऑपरेटर यूज़ कर लिया, एक अलजेब्राइक ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अब ये मेरा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था। अब मैंने क्या किया, इसके आगे इक्वल्स टू लगा दिया और यहाँ पर कोई भी डिजिट ले लिया, जैसे 0 ले लिया सपोज, जैसे 0 ले लिया मैंने सपोज, है ना। तो अब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था ये बन गया मेरा अलजेब्राइक इक्वेशन। क्या बन गया? अलजेब्राइक इक्वेशन बन गया। क्यों ये बन गया अलजेब्राइक इक्वेशन मेरा? क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू का यूज कर लिया। क्या कर लिया? इक्वल्स टू जैसे ही लगता है, इक्वल्स टू का जो साइन है, तो वैसे ही मेरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है अलजेब्राइक इक्वेशन, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द चैप्टर इज सेइंग लीनियर इक्वेशंस, राइट। इट इज सेइंग लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन जो है वो अलजेब्राइक इक्वेशन से ही आता है। यहां तक हम पहुंच गए थे कि 4 + x = 0 is a algebraic equation. It is an algebraic equation. Now in this case of 4 + x, इसी को लेके चलते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, जो वेरिएबल है, देखिए x मेरा वेरिएबल है और 4 मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, बट x की वैल्यू में रख सकता हूँ कुछ भी, लाइक 1 2 3 4 या 5 भी, कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पर इसकी पावर को देखते हैं। यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है। x की पावर क्या है? 1 है। तो जब भी किसी अलजेब्राइक इक्वेशन, जो कि ये पहले से थी, जब भी किसी अलजेब्राइक इक्वेशन की पावर 1 हो, क्या मतलब उसके वेरिएबल की पावर 1 हो, यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो मैं इस अलजेब्राइक इक्वेशन को बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। क्या बोलूंगा? लीनियर इक्वेशन। आपको समझ में आई बात कि कब एक अलजेब्राइक इक्वेशन मेरी लीनियर इक्वेशन बोली जाएगी? जब उस अलजेब्राइक इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x है वेरिएबल, उसकी पावर 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो मैं उस अलजेब्राइक इक्वेशन को बोलूंगा लीनियर इक्वेशन, राइट। सो यहाँ तक आई होप का आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी? पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के को हमने डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने के लिए मैंने सिंगल डिजिट नंबर्स की बात की, जो कि 0 से 9 तक हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात की, जो कि 26 नंबर्स है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था 2 का, उसको मैंने 2 × 1 कर दिया, तो 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेटर, या फिर उसको डिवाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो मैंने फिर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बताई थी, राइट। फिर मैंने आपको एक्सप्रेशन से इक्वेशन की बात बताई, और फिर अब अलजेब्राइक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। एक लास्ट चीज जो इस पूरे चैप्टर के नाम में पड़ी हुई है, शुरू में जो लीनियर इक्वेशंस है मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या बात बची है इसके अंदर कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या? इन वन वेरिएबल। इसको भी समझते हैं। जैसे यहां पर जो केस था 4 + x⁻⁴ 1 = 0। सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। बट अब आप देखिए कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट इज x, दैट इज x। तो जब भी किसी लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल हो, तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या? इन वन वेरिएबल। सो नाउ दिस इज अ कंप्लीट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने से पहले आपको ये जो पूरी लाइन है, द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए था। तो हमने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इसका जो हमने इंट्रोडक्शन दिया उसमें द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या? सो नाउ लेट अस अप्रोच टू द क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 if the numbers are in the ratio 2/3, find the numbers.
सो ही सेइंग दैट सम ऑफ टू नंबर्स, राइट, देयर आर टू नंबर्स, उनका सम क्या है 50 है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी, यहाँ पर एक ऐसे मैं एक ये बना देता हूँ, कुछ दो नंबर्स हैं, उनका सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्या 50 हो जाएगा। तो ये कुछ दो यहाँ पर दो नंबर्स आएंगे, एक नंबर यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर आएगा। अब ये क्या कह रहे हैं सेकंड पार्ट में, इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही आपको इंटरप्रेट करना है, समझना है। आपने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझ लिया और उसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में अगर बदल दिया तो आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट से हमने ये समझा कि दो नंबर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता तो मैंने उनको ब्लैंक छोड़ दिया, ये 50 है। सेकंड पार्ट से हम ये समझना चाह रहे हैं कि वो जो दोनों नंबर्स है उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर्स बी 2x और 3 की जगह लिख दूंगा 3x, राइट। तो अब मैं ये नंबर्स को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ 2x और 3x, राइट। जब मैंने नंबर्स रिप्लेस कर दिए तो बस मेरे पास अब और कुछ तो बचा नहीं है। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर्स। फर्स्ट पार्ट से मैंने ये ब्लैंक बनाए थे, 50 लिख दिया था। सेकंड पार्ट से मुझे पता चल गया नंबर्स क्या है, 2x और 3x। तो फाइनली ये ऐड हो जाएंगे दोनों, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, x और x हैं दोनों में, तो लाइक टर्म्स हैं, तो 5x विल बी इक्वल्स टू 50, राइट। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं बहुत इजीली। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 50/5 हो जाएगी। ये 50/5 क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में था, क्या 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में था। तो जब 5, देखो मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो एक और चीज आप ध्यान में रखिए, x के साथ जो भी कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 5 था मल्टीप्लिकेशन में, तो दूसरी साइड जाके वो किस फॉर्म में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। क्या ये जो 5 था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाके डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर 50/5 हो जाएगा, यहाँ से और 5 आपका हट जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 50/5, दैट इज 10। तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, राइट। बट अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ x की वैल्यू आई है। नंबर्स आपने क्या लिए थे, 2x और 3x। सो बेसिकली जो नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 into 10 that is 20 and 3 into 10 that is 30। ठीक है, आपके जो नंबर्स आएंगे दैट इज 1 is 20, 1 is 30। So this was the first question along with the explanation of linear equation in one variable। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज इन पाइपलाइन। सो आंसर नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अ 2-digit नंबर इज सच दैट, क्या बोल रहा है, देयर इज अ 2-digit नंबर, 2-digit नंबर है जी हमारे पास, सच दैट the sum of its digits is 4। क्या सम है डिजिट्स का, 4 है। तो देखिए मैं एक पहले 2-digit नंबर ले लेता हूँ, तो उसको मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक बना दिया और एक ऐसे ब्लैंक बना दिया, क्योंकि दो नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर होगा, जो राइट साइड पे नंबर है, इसको मैं बोलता हूँ ये वंस प्लेस का डिजिट है, क्या वंस प्लेस का है। और ये जो नंबर है ये है टेंस प्लेस का, टेंस प्लेस, राइट। अब यहां तक ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हमने ऐसे यहां पर इसको थोड़ा फॉर्मेशन में लेके आ गए। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा था, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 4, मतलब यहां पर कोई डिजिट होगी और यहां पर कोई डिजिट होगी, उन दोनों का सम 4 है, क्या उन दोनों का सम 4 है। तो देखिए मुझे ना तो यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट के बारे में पता है, ना तो टेंस प्लेस की डिजिट के बारे में पता है, तो मुझे किसी ना किसी को तो सपोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट वंस प्लेस डिजिट, लेट द वंस प्लेस डिजिट बी x। क्या है, क्या होगा ये, मैं वंस प्लेस की डिजिट को x मान लेता हूं, x मान लिया जी। अब ये बोल रहा है तो सम ऑफ द डिजिट्स,
अब देखिए वंस प्लेस की डिजिट मैंने x मान ली, ठीक है, तो जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो कैसे निकलेगी? इसने हमको एक और कंडीशन दे रखी है कि जो वंस प्लेस की डिजिट है x प्लस जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसका सम क्या है? 4 है। तो देखिए ये मेरे पास अननोन क्वांटिटी है क्या? ये मेरे पास अननोन क्वांटिटी है। यू क्यू का मतलब है अननोन क्वांटिटी। तो ये अननोन क्वांटिटी को मुझे निकालना है, तो इसके साथ में जो भी चीज है, इसके साथ में जो भी चीज है, जैसे प्लस की फॉर्म में एक्स है, तो आप उसको ले जाइए राइट हैंड साइड। क्या? राइट हैंड साइड। तो अननोन क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी 4 ऑफ माइनस एक्स। राइट? कोई चीज समझ में आ रही है? मैंने क्या बोल दिया कि पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर दो अलग अलग डिजिट्स ले लिया क्योंकि उसने बोला इट इज अ 2 डिजिट नंबर। राइट? फिर क्या बोला? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 4। तो अगर ये जो नंबर है मेरा जिसमें दो अलग अलग डिजिट्स हैं, एक वंस प्लेस पे एक टेंस प्लेस पे, ठीक है, उसके डिजिट्स का सम 4 है, तो मैंने वंस प्लेस की डिजिट को मान लिया, x मान लिया। अब एज पर दिस पार्ट मैंने क्या सोचा कि अगर वंस प्लेस की डिजिट x है तो टेंस प्लेस की डिजिट मुझे पता नहीं, उसको मैंने लिख दिया यू क्यू विच इज नोन एज अननोन क्वांटिटी, और इन दोनों का सम 4 है। तो अननोन क्वांटिटी को, अगर मुझे अननोन क्वांटिटी को निकालना है तो उसके साथ जो भी है प्लस माइनस में उसको दूसरी साइड लेके चले जाइए आप। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्या? 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्लियर हो गया इट इज 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स होगी ये डिजिट टेंस प्लेस वाली। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने डिजिट्स डिसाइड कर लिए, डिजिट्स डिसाइड कर लिए। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। आपको क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो भी आपको समझ में आता जाए आपने आपने इमीडिएटली उसको नीचे क्वेश्चंस की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने किया। इस पार्ट से मुझे समझ में आया कि मुझे दो यहाँ पर अलग अलग डिजिट्स लेने हैं। इस पार्ट से समझ में आया कि वो दोनों जो दोनों डिजिट्स हैं उसका सम 4 है। अब इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नाउ इट इज अ क्लू हियर। अब यहाँ पर तो डिजिट्स थे, अभी नंबर्स की बात कर रहा है। क्या? अभी नंबर्स की बात कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से नंबर फॉर्म करता हूँ। नंबर फॉर्मेशन कैसे होती है? नंबर वो होती है जैसे टेंस प्लेस की जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर 4 माइनस एक्स है, तो उससे नंबर कैसे आएगा? इंटू 10 करके। क्या? इंटू 10 करके, प्लस जो डिजिट्स है आपकी वंस प्लेस पे उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये जो डिजिट्स थी 4 माइनस एक्स और ये एक्स, ये आपकी नंबर फॉर्म में आ चुकी है क्योंकि हमने डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 40 माइनस 10x एंड इट विल बी x। ये मेरा नंबर फॉर्मेशन हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि इस नंबर में 18 ऐड कर दीजिए आप, तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर में यहीं पर 18 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस नंबर में 18 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद देखिए आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। किसकी डिजिट्स यहाँ पर रिवर्स हो गई है? जो ओरिजिनल मैंने नंबर लिया था, नंबर में डिजिट जो टेंस प्लेस पे डिजिट थी 4 माइनस एक्स थी, और जो वंस प्लेस पे थी वो एक्स थी। अब जब इस डिजिट से मैंने नंबर बनाया जो कि ये था, इस नंबर में जब मैंने 18 ऐड किया तो क्या हुआ, जो ओरिजिनल नंबर था मेरा उसकी जो डिजिट्स थी वो आपकी रिप्लेस हो गई, मतलब रिवर्स हो गई। मतलब अब सिचुएशन क्या हो गई, जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट थी वो हो गई एक्स, और वंस प्लेस पे क्या हो गई? 4 माइनस एक्स हो गई। ऐसा क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि जब मैंने जो ओरिजिनल डिजिट्स थी जिस प्लेस पे थी उसमें 18 ऐड किया तो मेरी डिजिट्स क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो देखिए ये नंबर है पूरा, क्या दिस इज अ नंबर, तो डिजिट से मैं नंबर को कंपेयर नहीं कर सकता, तो मुझे इससे नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर कैसे बनेगा? 10 इंटू एक्स करके, क्योंकि 10 इसकी प्लेस वैल्यू है, तो x इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज 10x, और दिस इज प्लस एंड प्लस 4 माइनस एक्स तो डिजिट है, उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। सो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन देखिए कैसी आई है, 40, देखिए माइनस 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 9x हो जाएगा, और इसमें मैंने 18 ऐड किया था, तो यहाँ पर नंबर फॉर्म हो गया 10x प्लस
4 माइनस एक्स, सिंपल। अब मेरा नेक्स्ट, अब ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। आप खुद ही देख सकते हैं, इट इज नाउ फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम आई हैव रीच्ड टू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी एक्स वाली चीज हैं वो सबको आपको एलएचएस पे लेके आना है। इसको भी आप एलएचएस पे ले आइए, और जितने भी दूसरी चीजें हैं नंबर्स वाले उनको आरएचएस पे लेके जाइए, उनको आरएचएस पे लेके चले जाइए। तो आइए इनको लेके चलते हैं। ये हो जाएगा -9x, और यहां से +10 जाएगा उधर तो इट विल बिकम -10x, और यहां से -x उधर जाएगा तो इट विल बिकम +x, इक्वल्स टू ये 40 उधर जाएगा तो इट विल बिकम -40, और ये 18 उधर जाएगा तो इट विल बिकम -18, और यहां पर +4 था तो वो एज इट इज नीचे ही आ जाएगा +4, राइट। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -19x हो जाएगा, एंड यहाँ पर एक +x है, और यहाँ पर हो जाएगा -40 और -18 विल बी -58, -58 + 4 विल बी -54, राइट। नाउ माइनस प्लस विल बी सब्ट्रैक्शन विल बी कैरिड ऑन, बट यहाँ पर साइन आएगा बढ़ेगा, इट विल बी -18x, दैट इज इक्वल्स टू -54, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली द आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 54/18। तो ऐसे कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3। क्या x की वैल्यू आ गई 3। देन लास्ट पार्ट इज सेइंग इज फाइंड द नंबर। तो ये नंबर का मतलब ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है क्या, ओरिजिनल नंबर जो कि था हमारा ये वाला। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो वंस प्लेस पे हमारा जो हमारा नंबर था उसकी वंस प्लेस पे क्या होगा, 3 होगा, और टेंस प्लेस पे क्या होगा, 4 - 3 दैट इज 1। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, 13 है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको डिटेल में देख सकते हैं कैसे हमने इसको सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। The third question says that the denominator of a fraction is 6 more than its numerator. तो आपको पता है जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक अपर वाला पार्ट जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, राइट। अब ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 6 मोर देन है उसके न्यूमरेटर से। तो हमारे को यहाँ पर डिनोमिनेटर के बारे में कुछ पता है कि वो 6 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, राइट। तो हम किसको x मानेंगे, ऑब्वियसली हमारा जो न्यूमरेटर है उसको हम x ले लेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता यहाँ तक अभी तक। अगर न्यूमरेटर मेरा x ले लिया मैंने, तो एज पर द स्टेटमेंट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। सो डिनोमिनेटर विल बिकम 6 मोर देन मतलब 6 + x, 6 + x। तो अभी जो फ्रैक्शन की फॉर्म है इसको लिखते हैं, न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर है 6 + x, राइट। ओके, तो यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा वो हमें अभी तक इक्वेशन की फॉर्म में हमने नीचे लिख लिया है एक तरीके से। नाउ द सेकंड पार्ट इज सेइंग इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों में न्यूमरेटर में 2 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करता हूँ, देन द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। मतलब ये जो पूरा फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पर ये जो पूरा x + 2 है ये आपका न्यूमरेटर हो गया नया, और ये आपका नया डिनोमिनेटर हो गया। तो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिवीजन है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, जो हो गया हमारा 1/2। तो एज पर द स्टेटमेंट क्या हो गया, x + 2 अपॉन 6 + 2 को ऐड कर दीजिए आप, इट विल बिकम 8 + x दैट इज इक्वल्स टू हाफ। अब इसको आगे सॉल्व करने की क्या टेक्निक है वो देखते हैं। Now this has been reduced to the linear equation in one variable। स्टेटमेंट से हम इस पे आ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, x + 2 और x + 8 भी ले सकते हैं, 8 + x को,
रैशनल नंबर्स में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसमें भी वेरिएबल है और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी वेरिएबल है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट शुड बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, दैट शुड बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब x प्लस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और x प्लस 8 को करते हैं 1 से। तो इट इज सिंपल। अब देखिए इसको और कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से कर लेंगे पहले और 2 को 2 से कर लेंगे पहले। यहाँ पर 1 को 8 से कर लेंगे एंड 1 को x से भी कर लेंगे। सो इट विल बिकम 2x एंड 2 into 2 विल बी 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 से करेंगे वैसे तो सेम ही आ जाएगा, x प्लस 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो वेरिएबल्स हैं उनको LHS पे ले लो सबको, और जो वेरिएबल्स नहीं है उनको RHS पे ले लो। तो इसको देखते हैं, इट विल बिकम 2x, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 8 और ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 4। सो 2x minus x will become x that is equals to 8 minus 4 will become 4। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई दैट इज 4, क्या दैट इज 4। नाउ द फाइनल पार्ट इज फाइंड द फ्रैक्शन। तो देखो फ्रैक्शन में मैंने क्या लिया था, सबसे पहले x और 6 प्लस एक्स मैंने लिया था। तो x की वैल्यू मेरी क्या आई है, यहाँ से 4 आई है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा, just you have to replace the value of x here, so it will become 4 and 6 plus 4 will become 10। so this is the fraction। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो अभी रिड्यूस हो सकता है, ये तो अभी रिड्यूस हो सकता है, पर देखिए ये आपने जो आंसर निकाला है ये आपने किसी कंडीशंस के हिसाब से निकाला है कि हाँ x आपका 4 आ गया, फिर आपने 4/10 ले लिया। अगर आप इसे रिड्यूस कर देंगे, सपोज आपने इसको रिड्यूस कर दिया कैसे, 2 से डिवाइड करके, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो आप ये अगर सोचेंगे कि 2/5 विल बी द फ्रैक्शन, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। क्यों, आप इसको चेक कर सकते हैं कंडीशंस में डाल के। आप 2 में न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दीजिए और 5 में 2 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4/7 विच इज नॉट इक्वल्स टू हाफ, है ना। कंडीशंस क्या बोल रही है, अगर 2 ऐड करते तो क्या हो जाता, वो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता, बट यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। बट अगर आप 4/10 में अगर आप 2 और 2 ऐड करते हैं, सो इट विल बिकम 6/12। तो हाँ ये आपका रिड्यूस होके 1/2 हो रहा है, बट आप ये जो फ्रैक्शन आया है आपके पास, ये आपका किसी कंडीशंस की वजह से आया, तो आप इसको छेड़े नहीं। तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा दैट आंसर विल बी 4/10, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने आपको ये भी इसमें समझाया कि आपको उसको रिड्यूस क्यों नहीं करना है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। Here it is saying that Lakshmi is a cashier in a bank, right? Lakshmi cashier है बैंक में। She has currency notes of denominations of ₹100, ₹50 and ₹10 respectively। क्या मतलब हो गया इसका, डिनोमिनेशंस का मतलब होता है जो डिफरेंट करेंसी के नोट्स होते हैं। मतलब अगर 10 रुपए का है तो उसको बोलेंगे 10 रुपए की डिनोमिनेशन का नोट है। तो डिनोमिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है। कितनी कौन कौन सी डिनोमिनेशंस के नोट है, मतलब डिफरेंट करेंसीज के नोट है। एक तो 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है। नाउ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। तो जब भी ये रेशियोज की फॉर्म में किसी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि जैसे यहाँ पर 100 रुपीज के लिए क्या यूज किया है इसने, 2 यूज किया है। 50 रुपीज के लिए 3 यूज किया, 10 के लिए 5 यहाँ पर यूज किया है रेशियो में। सो हम यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट
the number of rupees 100 notes, वो क्या हो जाएंगे? 2x। क्या हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 यहाँ पर रेशियो दे रखा है ₹100 के लिए। इसी तरीके से द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 नोट्स, ये कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ये कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि ₹100 के कितने नोट्स हैं? 2x है। ₹50 के कितने नोट्स हैं? 3x है। ₹10 के कितने नोट्स हैं? 5x है, right. Now the next part is saying that the total cash with Lakshmi is ₹4 lakhs, right. मतलब ये जितने भी 100 रुपए के नोट थे, चाहे वो 2x हैं, चाहे वो 50 के हैं, 3x हैं, 10 के 5x, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स है, ध्यान रखना। तो उसका जो, जब इन नोट्स का मैं टोटल वैल्यू देखता हूँ रुपीज में, तो 4 lakhs है, ठीक है। तो अभी पहले एक काम करते हैं। देखिए आपको ये पता होगा कि अगर 100 रुपए का ₹100 का अगर 1 नोट है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट है, ₹100 का 1 नोट अगर आपके पास है, तो आपके पास रुपीस कितने हो गए? कैसे आपको पता चलेगा? 100 इंटू 1, तो आपके पास 100 रुपए हो गए। क्या आपके पास 100 रुपए हो गए? आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, पर हमें वो मेथड नहीं पता होता। तो यहाँ पर मेथड ये है कि जितने भी नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स, उनको ₹100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ₹100 के 20 नोट है। कितने नोट है? 20 नोट है। 20 नोट्स यू आर हैविंग ऑफ ₹100, तो कितने रुपीज हो गया आपके पास इन टोटल? तो आप कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 20 करेंगे ना, तभी तो आएगा आपके पास ₹2000, राइट। और बेसिकली यहां पर हमारे पास कितने नोट्स हैं ₹100 के? 2x। क्या? सो 2x के कितने, 100 के कितने नोट्स हैं? सो ₹100 के मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर नोट कितने दे रखे हैं? 2x नोट्स। तो उसके कितनी वैल्यू हो जाएगी? अब हो जाएगी 100 इंटू 2x, सो दिस विल बिकम 200x। 200x is the value of ₹100 notes in rupees, right. Similarly जो मेरे पास ₹50 के जो नोट्स हैं, ₹50, वो नोट्स कितने हैं मेरे पास? 3x है ना। तो अगर एक नोट होता 50 रुपीज का, तो कितनी वैल्यू होती है मेरे पास? ₹50। अगर ₹50 के 3x नोट्स हैं, 3x नोट्स हैं, तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? इट विल बी 50 इंटू 3x, दैट इज इक्वल्स टू ₹150x, ₹150x। सिमिलरली जो मेरे पास 10 रुपए के नोट है, ₹10 के मेरे पास कितने नोट्स हैं? पहले वो देख लीजिए आप। इट इज 5x। तो 5x नोट्स हैं अगर मेरे पास, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू रुपीज में, दैट इज 10 इंटू 5x, सो दिस कम्स आउट टू बी ₹50x। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 100 रुपए के नोट्स की वैल्यू 200x कैसे होगी, 50 की नोट्स की वैल्यू 150x कैसे होगी, और ₹10 की 50x कैसे होगी? वो आप यहाँ से समझिए। ये जो मैंने फर्स्ट ये पॉइंट बताया था ना आपको 100 वाला, कि अगर एक नोट होगा तो 100 रुपए, 20 नोट होंगे तो 100 इंटू 20। ऐसे ही 100 के 2x नोट्स हैं तो 100 इंटू 2x हो जाएगा। 50 के 3x नोट्स है तो 150 हो जाएगा। 100 के 10 रुपीज के 5x नोट्स है तो 50x हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आ गई, रुपीज में, वो ये आ गई नोट्स की। अब वो टोटल वैल्यू कितनी है लक्ष्मी के पास? वो कितनी है? 4 लाख रुपीज दे रखी है। क्या?
4 लाख रुपीज दे रखी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 100 रुपए के नोट्स की वैल्यू है उनको 200x प्लस 150x प्लस 50x ये करता हूँ और इसको रख देता हूँ 4 लाख के बराबर। ठीक है, नाउ ये जो इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। This has been converted to the statement has been converted to linear equation in one variable। अब ये कितना इजी आपके लिए सॉल्व करना, आप देख सकते हैं खुद ही। 200, ये देखिए ये लाइक टर्म्स है क्या, क्योंकि यहाँ पर सब में वेरिएबल x ही है, सो दिस कैन बी इजीली एडेड। 200 प्लस 150 इज 350, 350 प्लस 50 इज 400, तो 400x आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 4 लाख। एंड x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप 4 लाख को डिवाइड कर देंगे दिस इज बाय 400, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरा जीरो कैंसिल, 4 से दिस विल बिकम 1 1 2 3। सो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1000। क्या x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1000। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो अब यहाँ पर काम करते हैं, x की जगह पे बस वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 1000। तो आपके पास ₹100 के कितने नोट्स थे, 2000 नोट्स थे। आपके पास 50 रुपीज के कितने नोट्स थे, 3 इंटू 1000 कर देते हैं, सो दिस विल बी 3000। और 5x के कितने हो जाएंगे, तो 5 इंटू 1000, सो दिस विल बी 5000, दिस विल बी 5000, राइट। तो ये आपके नंबर ऑफ नोट्स निकल आए। आई होप आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। If still you face any problem, just comment. And if you are happy with this, then please like, share and subscribe this channel. Now we come to the next question. इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है ये। This is आंसर नंबर 5। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस का क्लू ये है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है और उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में बदलना है। अब देखते हैं, देयर आर 100, क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं। देयर आर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्या 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है जी, यहां से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल गया कि 100 MCQs हैं। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना ही सबसे बड़ी कला है। नाउ फॉर एवरी करेक्ट आंसर द स्टूडेंट्स गेट्स 5 मार्क्स। तो करेक्ट आंसरिंग के उसको मिलते हैं, उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए जो मिल रहे हैं उसको आप क्या करिए, +5 से रिप्रेजेंट करेंगे करेक्ट वाले को। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो अगर वो इनकरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग है, वहां पर -2 हो जाएगा। क्या -2 हो जाएगा फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ द करेक्ट आंसर्स, राइट। यहां तक हमने ये स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। नाउ थर्ड पार्ट इज सेइंग सपोज द स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस। अब उसने 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसके टोटल जो स्कोर आया वो 220 आया। क्या 220 आया। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली। ओके, अभी जो 220 जो उसका स्कोर आया, आप ये समझ सकते हैं उसने टोटल क्वेश्चंस किए 100, टोटल क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए 100 MCQs। ठीक है, तो एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं कि अगर वो सारे क्वेश्चन सही कर देता, क्या सारे करेक्ट क्वेश्चंस करता, तो उसके नंबर कितने आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर 500 मार्क्स आ जाते उसके पास, उसको मिल जाते, टॉपर हो जाता मतलब ऑल इंडिया का। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि उसका 500 तो स्कोर आया नहीं। इसका मतलब उस बच्चे ने इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस उसके इनकरेक्ट हो गए होंगे।
है ना। और ना तो मुझे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस पता है, ना तो मुझे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस पता है, ना तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस पता है। अब क्या करें? तो मुझे इन दोनों में से करेक्ट या इनकरेक्ट में से किसी को मानना पड़ेगा कुछ, है ना। तो क्योंकि उसने मेरे से क्या पूछा है, करेक्टली के लिए पूछा है कि कितने क्वेश्चंस करेक्टली किए, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको मैं नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को x मान लेता हूँ। मैं मानता हूँ लेट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस बी x, बी x। सो ऑब्वियसली टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 100 एमसीक्यूज थे। अगर x करेक्ट है तो आप खुद दिमाग लगाइए कि इनकरेक्ट कितने होंगे, इनकरेक्ट कितने होंगे। सो दे विल बी ऑब्वियसली 100 माइनस x, 100 माइनस x। भाई अगर x उसके करेक्ट क्वेश्चंस है 100 में से, तो 100 माइनस x ही तो होंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस। इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी नंबर की फॉर्म में ले लीजिए। अगर x सपोज करो टोटल करेक्ट क्वेश्चंस 40 है और 100 क्वेश्चन बच्चे ने पहले 100 के 100 क्वेश्चन बच्चे ने किए और करेक्ट 40 है, तो इनकरेक्ट कितने होंगे, 100 माइनस 40, 60। तो वही तो हमने यहां पर किया है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है x और 100 माइनस x, अब उसका स्कोर की बात करते हैं ना। तो ये जो 220 जो उसका स्कोर आया है वो कैसे आया होगा। सपोज इसने x जो करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं तो हर एक क्वेश्चन पे मार्क्स कितने मिले उसको 5। तो जब x क्वेश्चंस कर लेगा तो उसके टोटल मार्क्स होंगे करेक्ट वाले 5x। भाई एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलते हैं करेक्ट वाले पे, तो x क्वेश्चंस करेगा करेक्ट तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। सिमिलरली जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उस पे हर एक पे 2 नंबर कट होते हैं। अगर एक करेगा तो -2 हो जाएंगे, अगर 100 माइनस एक्स करेगा तो -2 इंटू 100 माइनस एक्स हो जाएंगे। इसको हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तो है जी हमारे करेक्ट वाले नंबर्स और ये है हमारे इनकरेक्ट वाले नंबर्स। इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट को मिला के जो टोटल स्कोर आया है वही टोटल स्कोर है हमारा 220, है ना। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं जरा इक्वेशन को। दिस इज 5x, इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, ये -2 को इससे भी करेंगे अब इंटू, और -2 को -x से भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -200 हो जाएगा, और -2 इंटू -x क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 220। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5x + 2x विल बी एडेड ऑन, दे विल बिकम 7x, एंड जो ये नंबर्स वाला सिस्टम है ये उधर चला जाएगा, तो इट विल बिकम 220 + 200। So this will become 7x is equals to 420. So जब x करेंगे तो it will become 420 upon 7 and it will become 60, right? तो x की वैल्यू मेरी आ गई 60। इसका मतलब जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, जो मेरे करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो कितने आएंगे, 60 आ जाएंगे, और जो मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो 100 माइनस 60 विल बी 40। 40 मेरे इनकरेक्ट है, 60 मेरे करेक्ट है। नाउ इसका मतलब 60 करेक्ट है, 60 करेक्ट क्वेश्चंस हैं और 40 मेरे इनकरेक्ट हैं। अब हम इनको ना, हम इस आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। देखिए अगर 60 करेक्ट क्वेश्चंस हैं तो उसके नंबर कितने आए होंगे, इसको इंटू 5 करके पता चल जाएगा, तो उसके नंबर आए होंगे करेक्ट आंसर्स के 300 नंबर्स। और हर एक इनकरेक्ट पे -2 हो रहा है, तो 40 जब इनकरेक्ट करेगा तो -80 आ जाएगा। इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 300 माइनस 80 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 220, राइट, विच इज द फाइनल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर भी हमको दे रखा है कि उसका फाइनल स्कोर है 220। सो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास आ गए वो आ गए 60, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आ गए
40. तो 60 correct questions. This is a answer. This is a answer. So we have got into the in-depth analysis of this question. आपको बस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, उसके बाद तो सब इजी हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about a steamer, right? The next question is about a steamer. So the question is saying a steamer going downstream in a river covers the distance between two towns in 20 hours. कि एक स्टीमर है जो कि पानी पे चलेगा ऑब्वियसली, तो उसके वो क्या करता है, एक डिस्टेंस को कवर अप करता है, एक डिस्टेंस को कवर अप करता है बिटवीन द टू टाउन्स इन 20 आवर्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं लास्ट तक भी मैं चलो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। वाइल मूविंग अप स्ट्रीम इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 25 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले वो देखते हैं। और ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम का क्या मतलब है भाई? ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या, अपस्ट्रीम इसका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं पहले एक रिवर बनाता हूँ। सपोज दिस इज अ रिवर, दिस इज अ रिवर वाटर फ्लोइंग, ठीक है। अभी जो रिवर फ्लो कर रही है मेरी वो ईस्ट डायरेक्शन में कर रही है क्या? ईस्ट डायरेक्शन में मेरी रिवर फ्लो कर रही है। अब डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन ईस्टवर्ड है फ्लोइंग की, और मैंने भी जो मेरा स्टीमर है वो भी इसमें फ्लो कर रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी ईस्टवर्ड ही है, उसकी भी डायरेक्शन वो भी ईस्टवर्ड है ना। तो ये जो रिवर की जो डायरेक्शन है ईस्टवर्ड, इसकी सपोज स्पीड मान लेते, जैसे यहाँ पे स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब रिवर, क्या? स्ट्रीम का मतलब रिवर। तो इसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। अब सपोज करो मेरे स्टीमर की जो स्पीड है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। तो आप खुद ही सोचिए कि जब ये 4 किलोमीटर है रिवर की स्पीड और ये 7 किलोमीटर है बोट की स्पीड खुद की, तो ये बोट की स्पीड को हेल्प करेगा डाउनस्ट्रीम में या फिर अपोज करेगा? ऑब्वियसली जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बोट की जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 7 + 4 दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर। तो 11 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसका मतलब जो डाउनस्ट्रीम होता है, जो डाउनस्ट्रीम का केस होता है, डाउनस्ट्रीम का, उसमें रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड प्लस हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर समझने वाला। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। अब हम समझते हैं अपस्ट्रीम क्या होता है। पहले अपस्ट्रीम क्या होता है उसको पहले समझते हैं। रिवर बना लेते हैं एज इट इज ईस्टवर्ड फ्लोइंग। दिस इज अ रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड। अब ये रिवर जो ईस्टवर्ड, इसको लिख लेता हूं मैं ऐसे, इट इज ईस्टवर्ड, है ना, ईस्टवर्ड्स फ्लोइंग रिवर। अब जो मेरी बोट है उसमें जो मैं बनाऊंगा, तो जो मेरी बोट है इस केस में, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम केस, राइट। तो जो मेरी बोट की डायरेक्शन है, देखो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और जो बोट है मेरी इस डायरेक्शन के अपोजिट जाएगी, अभी अपोजिट जाएगी। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ बोट एंड रिवर अपोजिट हो एक दूसरे के, तो मैं उस केस को बोलता हूं अपस्ट्रीम। क्या बोलता हूं? अपस्ट्रीम। अब जो डाउनस्ट्रीम वाले केस में मैंने क्या किया था, रिवर की स्पीड मान ली थी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और मैंने बोट की स्पीड मानी थी 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पर बोट की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, दिस इज अ स्पीड ऑफ बोट,
या फिर उसको हम स्टीमर भी बोलते हैं, क्या स्टीमर भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो रिवर है उसको हम स्ट्रीम भी बोलते हैं, है ना, यहीं से हमें पता चल गया स्ट्रीम। उसकी स्पीड है 4। तो इसमें आप देखो कि 7 किलोमीटर से तो ये बोट चल रही है, और ये 4 किलोमीटर से इधर इसको अपोज कर रही है बोट को। तो नेट स्पीड कितनी होगी इसकी? नेट स्पीड का मतलब हो जाता है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, द मूविंग बोट। तो वो क्या हो जाएगी, खुद सोचिए, 7 - 4 ही हो जाएगी, क्योंकि जो 4 किलोमीटर रिवर की जो स्पीड है वो उसको अपोज करेगी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को। तो आंसर विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो नेट स्पीड, इतनी एक्चुअल स्पीड से वो चल रही है बोट जब वो अपोजिंग कंडीशन में है रिवर से। तो यहाँ पर स्पीड देखो कम हो गई ना, यहाँ पर स्पीड कम हो गई। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जब भी अपस्ट्रीम का जो केस है, तो उसमें क्या करना है आपने, जो बोट की स्पीड है, जो बोट की स्पीड है उसमें से रिवर की स्पीड को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? रिवर की स्पीड को माइनस कर देना, राइट। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो नाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को यहां तक रिवाइंड करके दोबारा दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट बचे ना। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। हमने इसके पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट समझे थे, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करिए। अ स्टीमर गोइंग डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स इन 20 आवर्स। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे को डिस्टेंस ही पूछा है इसने, क्या डिस्टेंस पूछा है। तो जो चीज पूछी होती है उसको मान लीजिए x। सो लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स, x किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, राइट। अब जो फर्स्ट केस है वो बोल रहा है कि एक स्टीमर है, वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। डाउनस्ट्रीम का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, कि जो स्टीमर है और जो स्ट्रीम है दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो उस केस में जो स्पीड हो जाती है, नेट स्पीड, वो क्या हो जाएगी, u प्लस v। ये v क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है। और u मैंने किसको मान लिया, स्टीमर की स्पीड को। u मैंने मान लिया स्टीमर की स्पीड को, ठीक है। अब स्पीड मुझे मिल गई डाउनस्ट्रीम की ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड मुझे मिल गई है, दैट इज u प्लस वी, दैट इज u प्लस वी मेरे को मिल गई। इसी तरीके से अब क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा है वो इसको मिला है, उसको लगा है 20 आवर्स। तो देखिए एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम के बारे में बात कर रहा है, उसको 20 घंटे लगे कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने में डाउनस्ट्रीम, तो मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी है और टाइम मेरे को पता है। तो मैं इस रिलेशन में सब वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। टाइम की जगह पुट करूंगा 20 आवर्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह पुट करूंगा मैं x, और स्पीड मेरी कितनी है उस टाइम पे, u प्लस वी। तो ये जो है ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूं उसको। इसी तरीके से अपस्ट्रीम का केस देखते हैं, अपस्ट्रीम का केस देखते हैं। अपस्ट्रीम में क्या था, जो स्टीमर है उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर से या स्ट्रीम से अपोजिट थी। तो उस केस में जो मेरी नेट स्पीड थी दैट वाज u माइनस वी, दैट वाज u माइनस वी। मैंने आपको बताया कि u है स्पीड ऑफ स्टीमर, u है स्पीड ऑफ स्टीमर और v है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की मेरे पास स्पीड आ गई, क्या अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो यहाँ पर भी वो सेम बात कर रहा है कि वो सेम डिस्टेंस जब उसने चला तो उसको 25 घंटे लगे अपस्ट्रीम में। तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एज पर द क्वेश्चन अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा दैट इज 25 आवर्स।
और डिस्टेंस उसने सेम चला, दैट इज x, और स्पीड क्या होगी इसकी, u माइनस v. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट्स को, हमने स्टेटमेंट्स को बदल दिया इक्वेशंस की फॉर्म में. आइए अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए यहाँ पर 20 है एंड दिस इज x अपॉन यू प्लस वी. और एक और इक्वेशन है 25, दैट इज x अपॉन यू माइनस वी. इनको देखते हैं सॉल्व करके. हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है नीचे, यहाँ पर 1 है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे. इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 20 इंटू यू प्लस वी, दैट इज इक्वल्स टू x, और यहाँ हो जाएगा 25 u माइनस वी, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू x. बहुत सिंपल है, x इंटू 1 हो जाएगा x, और एक साइड पे आ जाएगा 25 इंटू यू माइनस वी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया. इनको फर्दर इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए. इसको 3 नाम दे दीजिए, इसको 4 नाम दे दीजिए. अब एक चीज और देखने वाली यहाँ पर कि इसका जो RHS है, इस इक्वेशन का जो RHS है वो क्या है, x है. इसका भी RHS x है. तो इन दोनों के RHS सेम है, तो हम LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज 20 u प्लस वी विल बी इक्वल्स टू 25 u माइनस वी. ऐसा हम कर सकते हैं. इनको फर्दर सॉल्व करते हैं. दिस विल बिकम 20u प्लस 20v इक्वल्स टू 25u माइनस 25v. अब ये अलग वेरिएबल है u, और ये v अलग है. तो क्या करते हैं, u वालों को एक साइड ले आते हैं, और जो v वाले हैं उनको एक साइड पे लेके चलते हैं. तो दिस विल बिकम माइनस 5u, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 45v. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5u इक्वल्स टू 45v के बराबर होगा. राइट नाउ अब जो हमने जो v माना था, वो v मैंने क्या माना था, स्ट्रीम की स्पीड है, और जो कि मुझे गिवन है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. क्या स्ट्रीम की जो स्पीड है, मुझे v कितना गिवन है, यहाँ पर v मुझे जो गिवन है दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर. तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 4 है, राइट. v को 4 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5u इक्वल्स टू 45 इंटू 4. सो u क्या हो जाएगा, 45 इंटू 4 अपॉन 5. क्या हो जाएगा, 45 इंटू 4 अपॉन 5. अब ये 5 से 9 टाइम्स जाएगा, और u की जो स्पीड मेरी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. क्या 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. तो यहाँ से मेरी जो स्पीड है वो कैलकुलेट हो चुकी है. दिस u इज अ स्पीड ऑफ स्टीमर. क्या दिस इज अ स्पीड ऑफ स्टीमर. ये स्टीमर की स्पीड है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. और जो मेरी स्टीमर की स्पीड है वो क्या दी थी, मेरी जो स्ट्रीम की स्पीड है 4 है, और स्टीमर की स्पीड मेरी निकल गई 36 किलोमीटर पर आवर. अब मुझे डिस्टेंस, एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस के लिए देखिए, डिस्टेंस के लिए मैं इक्वेशन 3 का यूज करता हूँ. इस डिस्टेंस के लिए मैं इक्वेशन 3 को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ. इक्वेशन 3, तो दैट इज 20 इंटू यू मेरी क्या आ गई, 36 आ गई, और मेरी v क्या है, ऑलरेडी स्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज 4. तो ये मेरा हो जाएगा x विच इज द डिस्टेंस. आई हैव अज्यूम्ड x एज अ डिस्टेंस. x को देखिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस मान रखा है, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर्स. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इंटू 36 प्लस 4 इज 40. सो दैट इज 800 किलोमीटर्स. क्या 800 kilometers. So this is the final answer for this question. So distance will be 800 kilometers. I hope आपको ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. पहले हमने इसमें डाउनस्ट्रीम की बात कही, फिर हमने अपस्ट्रीम की बात कही, फिर एज पर द क्वेश्चन
हम टाइम के फॉर्मूले पे आए, फिर हमने दो इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फिर उनको रिजॉल्व किया तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आया, फिर उनको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की और फाइनली हमारा स्टीमर की स्पीड आई 36 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने डिस्टेंस निकाला फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर 800। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं अच्छे से ना। ही इज सेइंग अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चलती है एंड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले कुछ पिक्चर बनाते हैं, एक डायग्राम सा बनाते हैं। यहाँ पर दिल्ली को मान लेते हैं डी और यहाँ पर इसको मानते हैं के, कोलकाता से। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वो डिस्टेंस आप मान लीजिए x किलोमीटर्स। क्या x किलोमीटर्स, मैंने x क्यों मान लिया इसको, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है फाइनली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। तो दिल्ली मैंने पॉइंट से मार्क कर दिया, कोलकाता मैंने एक दूसरे पॉइंट से मार्क कर दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। ठीक है, नाउ वी कम टू द सेकंड। अब इसमें एक और चीज है, जो ट्रेन है जो दिल्ली से स्टार्ट होती है जो ट्रेन, ठीक है, उसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, यहां तक तो हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ वी रीड द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑन इट्स रिटर्न जर्नी इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न की मतलब जब दिल्ली से वो, जब कोलकाता से वो दिल्ली आ रही है, उस टाइम की जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है एंड इट टेक्स 4 आवर्स मोर देन द ऑनवर्ड जर्नी। मतलब उसको 4 घंटे ज्यादा लग जाते हैं एज कंपेयर टू दिल्ली टू कोलकाता। मतलब देखिए दिल्ली से कोलकाता तक आने के लिए उसको जो टाइम लगा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्लू है यहाँ पर। ऑन इट्स रिटर्न जर्नी इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ से जब चल रही है दिल्ली की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसको 4 घंटे ज्यादा लगते हैं देन द ऑनवर्ड जर्नी। मतलब ये है कि जब दिल्ली से कोलकाता गई गाड़ी या ट्रेन, तो उसको सपोज करो x आवर्स लगे, क्या x आवर्स लगे, तो जब वो रिटर्न करेगी तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, दैट इज x प्लस 4 आवर्स कर देंगे हम इसको यहाँ पर एज पर द स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, जिसको समझना चाहिए हमें। ये यहाँ तक सेकंड लाइन तक हमें ये सारी पिक्चर्स हमारे सामने क्लियर हो चुकी हैं कि उसको जब दिल्ली से कोलकाता जाएगी ट्रेन तो x आवर्स लगे, और जब वो रिटर्न आ रही है तो उसको 4 घंटे ज्यादा लगे, तो मैंने x प्लस 4 आवर्स ले लिया। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अब लॉजिक का काम होगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता। मुझे ये पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली इज सेम। तो जब ट्रेन दिल्ली से कोलकाता जा रही है तो तब क्या होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्पीड, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो स्पीड क्या है वहां पर 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लगा, x आवर्स लगा ना। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई क्या, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1। सेकेंडली जब वो कोलकाता से दिल्ली आई तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसकी स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 स्पीड इनटू टाइम दैट विल गिव अस द डिस्टेंस। तो टाइम कितना है, इट इज x प्लस 4। सो दोनों में डिस्टेंस हमारा सेम ही आया है। सो दिस इज कंसीडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब दिल्ली से कोलकाता का डिस्टेंस हमने मान लिया था x किलोमीटर्स, कोलकाता से दिल्ली भी x ही होगा। तो इन इक्वेशंस को मैं फिर से लिख लेता हूं अच्छे से। तो ये x इज इक्वल्स टू 60x। x, ये डिस्टेंस को आप थोड़ा कंफ्यूजन कम करने के लिए d ले लीजिए, क्या डिस्टेंस को d ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज d, इट इज 60x, और दूसरा जो सेम डिस्टेंस है दैट इज 50 इंटू x प्लस 4। तो ये जब आपने ले लिया
ये जब आपने डिस्टेंस ले लिया तो अब इन डिस्टेंस देखिए ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो इनके RHS को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं इक्वेशन में इनको ले लेता हूँ, दैट इज 60x इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स प्लस 4। इनको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। 60x इज इक्वल्स टू 50, इसका मतलब है 50 से पहले इसको करेंगे फिर 50 से इसको करेंगे। सो दिस इज 50x प्लस 50 इंटू 4 इज 200। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है कि ये जो x वाले इनको एक साइड पे ले लेते हैं तो इट विल बी 10x माइनस में चला जाएगा एंड दैट इज 200। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी 200 अपॉन 10, दैट इज 20, राइट। तो जो मेरी x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 20 आ गई। अब यहाँ पर आप एक और चीज देख लीजिए, जो हमने डिस्टेंस माना था इसको d मान लीजिए ना, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया था, ये d है। सो बेसिकली जो डिस्टेंस आ जाएगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से देख लेते हैं, है ना। x की वैल्यू मेरी आ गई 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20। सो डिस्टेंस विल बिकम 60 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 1200 kilometers, 1200 kilometers, and this is your final answer for this question. So finally the question was saying what is the distance between Delhi and Kolkata, that is 1200 kilometer. This is final answer. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. In case still you are facing any problem, just comment in the comment section. If you are new to this channel, please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon. This we are moving to the last question of this series, that is question number 8. Question number 8 पे जाते हैं. Now the question statement says that each side of a triangle is increased by 10, right? If the ratio of the perimeter of the new triangle to the given triangle is 5:4, then find the perimeter of the given triangle. तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सो इन दिस केस हमें पहले दो ट्राइंगल्स बनाने चाहिए. तो मैं ये फर्स्ट ट्राइंगल बना लेता हूँ ऐसे, ये ट्राइंगल है, और जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें मैंने 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, तो थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट. Let this side of this be x, let this be y, let this be z. तो ये कितनी हो जाएगी, as per the statement x plus 10, y plus 10 and this will be z plus 10. तो यहाँ देखिए, अच्छा जो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड्स, है ना. सो दिस विल बी x plus y plus z. ये जो सेकंड ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p डैश, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z प्लस 30 हो जाएगा, राइट. समझ रहे, ठीक है. सो बेसिकली ये तो हमने एक बेसिक डायग्राम बना लिया, और एज पर द फर्स्ट पार्ट हमने ये डायग्राम बना लिया, है ना. अब ये बोल रहा है कि द रेशियो, यहाँ पर बात कर रहा है रेशियो की, क्या, रेशियो ऑफ द perimeter of the new triangle, है ना, रेशियो ऑफ द perimeter of the new triangle to the given triangle. तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पेरीमीटर को वेरिएबल p से ही डिनोट करूंगा, मतलब p को ही लूंगा मैं, ये एक्स वाई प्लस जेड नहीं लूंगा मैं. ये मुझे पता है कि p क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, p डैश क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 है, राइट. तो मैं क्या करूंगा, p फर्स्ट ट्राइंगल के पेरीमीटर को p मानूंगा और सेकंड ट्राइंगल के पेरीमीटर को p डैश मानूंगा, जो कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है मेरा ऑलरेडी, फ्रॉम दिस पार्ट इट इज p. तो यहां पर मैं p प्लस 30 कर दूंगा, क्या कर दूंगा, p प्लस 30 कर दूंगा, और ये मेरा नया पेरीमीटर है और ये मेरा ओल्ड पेरीमीटर है. अब एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट मैं इनका रेशियो ले लूंगा. देखो तो p डैश अपॉन p मेरा कितना बोल रहा है, ये
ये जो p डैश अपॉन p जो बोल रहा है, ये बोल रहा है 5/4। दिस इज अ न्यू पैरामीटर एंड दिस इज अ ओल्ड पैरामीटर, इनका रेशियो है 5/4। तो इनको देखते हैं एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन p डैश इज इक्वल्स टू p प्लस 30 में यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा और नीचे तो मेरा है p, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप घबराइए नहीं, यहाँ पर x वेरिएबल की जगह मैंने p वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर, तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है मेरा, p है, यहाँ पर p, ये p डैश यहाँ पर था, यहाँ पर p आ गया इसकी जगह पे ना। तो आपको अब सिंपल क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे लेके आना है। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस 30 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू p इंटू 5। अब यहाँ पर आपके मन में, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए 4 पहले इससे होगा, p से, फिर 4 होगा 30 से। सो दिस इज 4p प्लस 30 इंटू 4 दैट इज 120, दैट इज 5p, राइट। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, ये मैं इधर ले चलता हूँ 5p वाले को और ये इधर ले आता हूँ। सो दिस विल बी 4p माइनस 5p हो जाएगा, दिस विल बी 4p माइनस 5p, और ये जब इधर से जाएगा इधर तो इट विल बी माइनस 120, it will be minus 120, so this will become minus p that is equals to minus 120। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, p 120। यूनिट्स में यहाँ पर सेंटीमीटर्स ले लेता हूँ क्योंकि ऊपर भी शायद हमने सेंटीमीटर्स ही लिखा हुआ है। सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आ ही चुका है, क्योंकि जो p था इट वाज द ओल्ड ट्राइंगल पैरामीटर, और अगर नए ट्राइंगल का अगर हमसे पूछा होता न्यू ट्राइंगल पैरामीटर, तो उसमें मैंने क्या ऐड कर देना था, 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 120 प्लस 30। तो ये कितना आ जाता, 150, क्या 150 आ जाता। सो अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 120 एज ही इज आस्किंग ओनली द find the perimeter of the given triangle, that is 120। so I hope ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, and still you are facing any doubts, please comment in the comment section, and if you are new to this channel, please like, share and subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching this video on the number of questions. Thank you.